ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम इस वीडियो श्रृंखला की श्रेणी के अंदर अपन जीव विज्ञान के उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे थे। हमने उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ा, हमने नेफ्रॉन के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे मुख्य इस चैप्टर का जो मुख्य पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, वो है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। क्या है? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के मुख्य रूप से कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। उन 3 चरणों के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग बना सकते हो, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। क्या क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि अपन देखें तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के मुख्य रूप से 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण है। पहला है परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है नलिकीय पुनरावशोषण, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है नलिकीय स्त्रवण, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट 3 चरणों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले जो चरण होता है वो होता है परानिस्यंदन का। किसका? परानिस्यंदन का। परानिस्यंदन का चरण पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कि यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। और यकृत द्वारा पच्छ महाशिरा के द्वारा उसको कहाँ लेकर के आया जाता है? इस बोमेन संपुट की गुहा के अंदर ग्लोमेरुलस, वहां तक लेकर आया जाता है अभिमायी धमनिका के द्वारा। तो अपन लिख सकते हैं कि यूरिया का निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। यकृत से यूरिया पच्छ महाशिरा द्वारा वृक्क में लाया जाता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है तथा यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है, ये अलग करके, जो अलग करने की प्रक्रिया ही मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन परानिस्यंदन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है परानिस्यंदन। क्या होता है परानिस्यंदन, उसके बारे में बात करेंगे। ये परानिस्यंदन रक्त केशिकाओं के अंदर ये जो द्रव पहुंचता है, रक्त पहुंचता है, उस रक्त में से कुछ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या है? परानिस्यंदन है। हमने कहा
कि परानिस्यंदन बोमेन संपुट की गुहा के अंदर एकत्र होता है। यहाँ पर इस बोमेन संपुट की गुहा के अंदर जो फिल्ट्रेट स्तन करके आता है वो परानिस्यंद कहलाता है, और परानिस्यंद के बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परानिस्यंदन कहते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं, ये केवल और केवल बोमेन संपुट की गुहा में यानी कि मेलपिगिकाय के अंदर और ग्लोमेरुलस के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। तो आप लिख सकते हो यह ग्लोमेरुलस वो बोमेन संपुट होने वाली प्रक्रिया है। परानिस्यंदन को निस्यंदन झिल्ली होती है वो प्रेरित करती है। परानिस्यंदन को निस्यंद झिल्ली प्रेरित करती है। अब ये निस्यंद झिल्ली क्या है? निस्यंद झिल्ली, हमने जब मेलपिगिकाय की संरचना पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि ग्लोमेरुलस के अंदर पाई जाने वाली, उसकी रक्त नलिकाओं के अंदर पाई जाने वाली एंडोथेलियम, बोमेन संपुट की गुहा के अंदर पाई जाने वाली एपिथेलियम और इसके बीच में पाई जाने वाली आधारी झिल्ली, ये तीनों मिलकर के निस्यंद झिल्ली का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस में स्थित एंडोथेलियम बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम और इनके बीच स्थित आधारी झिल्ली ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? निस्यंद झिल्ली का निर्माण करते हैं। बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म पतली झिल्ली होती है निस्यंद झिल्ली। इसी निस्यंद झिल्ली के द्वारा ये परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, अपन कहेंगे ग्लोमेरुलस में स्थित एंडोथेलियम के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस एंडोथेलियम के अंदर जो छिद्र होते हैं उसको कहा जाता है फेनेस्ट्री। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्री। और इसके अलावा इस बोमेन संपुट की आंतरिक दीवार होती है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है जिसको पोडोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। इन पोडोसाइट की कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं पेडिकल, और पेडिकल के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको अपन क्या कहा था? अपन ने स्लिट पोर। और यही स्लिट पोर और एंडोथेलियम के अंदर पाए जाने वाली फेनेस्ट्री ये मिलकर के इस निस्यंद झिल्ली के अंदर छलनी का निर्माण करती है। निस्यंद छलनी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम में विशिष्ट प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें फेनेस्ट्री कहते हैं। बोमेन संपुट की आंतरिक कोशिकाओं में या आंतरिक सतह में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है
जिन्हें पोडोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, आ जाओ। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। और इसी पोडोसाइट कोशिका के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पेडिकल पाए जाते हैं। और ये पेडिकल के ऊपर क्या पाई जाती है? स्लिट पोर पाए जाते हैं। पोडोसाइट कोशिका पर फुट सदृश संरचनाएं, फुट सदृश संरचनाएं पेडिकल पाई जाती है। इन पेडिकल पर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जिन्हें स्लिट पोर, क्या? स्लिट पोर कहते हैं। ठीक है। और अब इन स्लिट पोर और ये फेनेस्ट्री, इनकी सहायता से रक्त क्या होता है? छाना जाता है। क्या किया जाता है? छाना जाता है। इस निस्यंद झिल्ली से रक्त इस प्रकार से गुजरता है कि यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर सारा प्लाज्मा छन करके बोमेन संपटकी गुहा के अंदर आ जाता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि रक्त ग्लोमेरुलस जाल के अंदर, जो ग्लोमेरुलस का जाल, एक केशिकाओं का जाल पाया जाता है, उस जाल के अंदर से, उसमें से रक्त इस प्रकार चलता है कि वहां से इस परानिस्यंदन झिल्ली में से इस प्रकार छनता है कि वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके सारा प्लाज्मा उस बोमेन संपुट की गुहा के अंदर छन करके आ जाता है, जिसको प्लाज्मा रहित, प्लाज्मा प्रोटीन रहित द्रव्य कहा जाता है, या प्रोटीन रहित प्लाज्मा कहते हैं। लिख सकते हैं अपन कि निस्यंदन झिल्ली से रक्त इस प्रकार गुजरता है कि इससे प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर सारा प्लाज्मा छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, जिसे प्रोटीन रहित प्लाज्मा भी कहते हैं, जिसे प्रोटीन रहित प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि रक्त और रक्त कणिकाएं तो चली जाती है वापस अभिवाही धमनी से अपवाही धमनी की ओर, और उसमें से केवल और केवल प्लाज्मा छन करके बोमेन संपुट की गुहा के अंदर आता है। और प्लाज्मा के अंदर भी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती है, केवल और केवल अन्य पदार्थ है वो होते हैं। ठीक है, जल और अन्य पदार्थ हमने बताया था ना प्लाज्मा के अंदर
वो वाले। अब अपन लिख सकते हैं कि निस्यंदन का छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आना, छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आना परानिस्यंदन कहलाता है। अब ये जो परानिस्यंदन होता है, ये परानिस्यंदन एक विशिष्ट प्रकार के दबाव की वजह से होता है। एक विशिष्ट प्रकार का यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से ही ये परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है। उस प्रेशर को कहते हैं प्रभावी निस्यंदन दबाव। तो अपन कह सकते हैं कि परानिस्यंदन की क्रिया प्रभावी निस्यंदन दबाव या दबाव के क्रियाकारी भूमिका के कारण संपन्न होता है। अब ये प्रभावी निस्यंदन दबाव ये क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, इधर वाला अपन मिटा रहे हैं। प्रभावी निस्यंदन दबाव क्या है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। EFP मुख्य रूप से 3 प्रकार के दाब होते हैं, उस पर निर्भर करता है। एक तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दबाव। एक होता है BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त प्रासरणीय दबाव। और तीसरा जो दबाव होता है वो CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, संपुटकीय द्रव स्थैतिक दबाव। इन तीनों दबाव से मिलकर के प्रभावी जो दबाव निकलता है वो EFP कहलाता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहलाता है। तो हमने कहा 3, एक तो GHP और उसमें से निकलता है BCOP माइनस CHP प्लस, है ना, इसके साथ में प्लस CHP। अब जब इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। GHP का जो मान होता है वो होता है 60 mm ऑफ Hg। ये जो मुख्य क्रियाकारी दबाव होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को बनाने का जो मुख्य क्रियाकारी दबाव होता है वो GHP होता है। और BCOP और CHP होता है इसको प्रभावित करने वाले दबावों में होता है। यानी कि ये फिल्ट्रेशन का क्या करता है, परानिस्यंदन का ये BCOP और CHP क्या करता है, विरोध करते हैं। BCOP का मान होता है 32 mm ऑफ Hg और इसका जो मान होता है वो 18 mm ऑफ Hg होता है। इसमें से अपन निकाल देंगे 32 में से 18 लगभग 50 निकल गया और पीछे रहा 10 mm ऑफ Hg। यानी कि EFP का जो प्रभावी निस्यंदन दबाव का मान होता है वो 10 mm ऑफ Hg होता है। और इसी 10 mm ऑफ Hg की वजह से ये परानिस्यंदन की घटना संभव होती है। मैंने कहा एक प्रभावी दबाव की वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, इसको आप वो ध्यान में रखोगे। इसको ध्यान में रखोगे। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं GHP। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
यहां अपन इसको हिंदी में लिख सकते हैं ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब। ये क्या होता है, जीएचपी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये जीएचपी ये मुख्य रूप से इस प्राणी स्यंदन को प्रेरित करने वाला मुख्य क्रियाकारी या प्रभावकारी दबाव होता है। ये मुख्य रूप से अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका के व्यास के अंतर के कारण ये पैदा होता है। हमने कहा कि अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका के व्यास के अंतर के कारण ये पैदा होता है। यहाँ पर प्रवेश करती है और यहाँ से निकलती है। और हमने कहा कि इसका जो व्यास होता है और इसका व्यास होता है, इसके अंतर होता है, यानी कम ज़्यादा होता है। इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। उसकी वजह से यहाँ पर एक प्रभावी दबाव जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, CHP कहलाता है। यहाँ पर पाइप मोटो है, अटे पाइप छोटो है, दोनों पाइप अटे मोटो अटे छोटो है, तो लारों प्रेशर ज़्यादा हुई, लारों प्रेशर ज़्यादा हुई तो आगे जावारी कोई मांगा नहीं है, ज़्यादा मांगा नहीं है तो अटे ज़्यादा प्रेशर डेवलप वेला, और प्रेशर ज़्यादा वेला तो अटे परानिस्यंदन घटना है वो शुरू वे जावेला। और जो दबाव है वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ये परानिस्यंदन को प्रेरित करने वाला मुख्य क्या है, मुख्य क्रियाकारी दाब है। और ये किसके कारण उत्पन्न होता है, ये अपवाही और अभिवाही धमनिका के व्यास के कारण उत्पन्न होता है। ये अभिवाही व अपवाही धमनिका में व्यास के अंतर के कारण, व्यास के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान दिया हुआ 60 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg होता है। ये जो मुख्य क्रियाकारी दबाव होता है। ठीक है, दूसरा है अपना CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर BCOP पढ़ लेते हैं पहले। BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में अपन लिखते हैं रक्त कोलाइडी परासरणीय दाब, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये BCOP होता क्या है इसके बारे में पहले तो बात करते हैं। ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रक्त के अंदर उपस्थित जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा के साथ में ये प्लाज्मा प्रोटीन की कारण है जो एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर उपस्थित होता है। प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ये परानिस्यंदन का क्या करता है, विरोध करता है, विरोधी प्रकृति का दबाव है।
विरोध इसलिए करता है क्योंकि यहाँ से इसको प्लाज्मा के द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि इसको प्राणिशिंद के साथ में नहीं आने दिया जाता है। अब किसी के साथ में छोटा बच्चा होता है, उसको साथ में नहीं आने दिया जाता, तो वो क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, नहीं मैं तो आऊँगा, मैं तो आऊँगा, तुम उधर से उधर कैसे भी करके आप कुछ भी कर लो, मैं तो आऊँगा। अब उसको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, बल लगाते हैं या तो मारते हैं या कुछ चॉकलेट वॉकलेट देकर बुलाते हैं उसको, थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो मनवा लेते हैं। तो इधर ये प्रभावी दबाव का मान यहाँ पर ज़्यादा होता है, 60 mm ऑफ Hg होता है GHP का मान, इसलिए इसका मान कम होने की वजह से इसकी इस पर नहीं चलती है, इसलिए इसको प्लाज्मा प्रोटीन को है वो ये क्या कर देता है, अलग कर लेता है, और अलग करने की वजह से ये एक प्रभाव, एक विरोधी प्रकृति का एक दबाव उत्पन्न करता है, जिसको कहते हैं BCOP। तो अपन लिख सकते हैं यह रक्त में स्थित प्लाज्मा प्रोटीन के कारण उत्पन्न होने वाला दाब है, और ये क्या करता है, प्राणिस्यंदन का विरोध करता है। ये प्राणिस्यंदन का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। और इसका मान अपन बात करें, इसका मान कितना होता है, 32 mm ऑफ Hg होता है, 32 mm ऑफ Hg होता है। और ये तो हुआ BCOP। अब है CHP। CHP को इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है, CHP हिंदी में बात करें तो होता है एक संपुटकीय द्रव स्थैतिक दाब। संपुटकीय द्रव स्थैतिक दाब ये क्या होता है, ये बॉमेन संपुट की गुहा के अंदर ये प्राणिस्यंद सन करके आया है। प्राणिस्यंदन के द्वारा उस सन करके आने वाला द्रव्य उसको बोलते हैं प्राणिस्यंद। ये प्राणिस्यंद सन के आया है, उसके कारण जो दबाव लगता है वो क्या कहलाता है, CHP कहलाता है। तो आप लिख सकते हो कि बॉमेन संपुट की गुहा में एकत्र प्राणिस्यंद के द्वारा लगाया जाने वाला दाब CHP कहलाता है। इसके मान की बात करें तो इसका मान कितना होता है, 18 mm ऑफ Hg। इसका मान 18 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 18 mm ऑफ Hg होता है। तो इन जो प्रभावकारी मुख्य ये तीनों मिलकर के EFV का निर्माण करते हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का निर्माण करते हैं, जिसका मान 10 mm ऑफ Hg होता है। इसके बारे में विशेष रूप से आप है वो ध्यान दोगे। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये सारा मूत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, GFR मतलब ग्लोमेरुलर
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हिंदी में बात करें तो ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर रेट है, दर है, क्या है, दर है। क्या होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? देखो, प्रति मिनट किडनी क्या करती है, इस परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा ग्लोमेरुलर द्रव्य को बोमेन संपुट के अंदर क्या करती है, इकट्ठा करती है। और प्रति मिनट किया जाने वाला परानिस्यंदन द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है, GFR कहलाती है। तो आप लिख सकते हो कि प्रति मिनट किडनी द्वारा निर्मित की जाने वाली ग्लोमेरुलर निस्यंद की मात्रा, ग्लोमेरुलर निस्यंद की मात्रा GFR कहलाती है। ठीक है। अब GFR की अपन बात करें तो प्रति मिनट किडनी के अंदर छन करके या बोमेन संपुट की गुहा के अंदर छन करके कितना ग्लोमेरुलर निस्यंद आता है, तो उसकी बात करें तो ये लगभग GFR का मान रहता है वो 125 मिलीलीटर होता है, ml होता है प्रति मिनट। लेकिन अपन एक दिन की बात करें लगभग 180 लीटर पर डे, एक दिन के अंदर 180 लीटर है वो ग्लोमेरुलर निस्यंद छन करके आता है। हो सर, इतना 180 लीटर पर डे के हिसाब से आता है। आप सोचोगे कि सर इतनी मात्रा के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। नहीं लाला, इतनी मात्रा में मूत्र का निर्माण नहीं होता है। ये तो केवल पहली प्रक्रिया के अंदर, परानिस्यंदन की प्रक्रिया के अंदर अपन 180 लीटर पर डे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यहाँ खत्म थोड़ी होती है। अभी तो इसका दूसरे चरण में और भी प्रवेश करेगी। ये तो केवल और केवल मेलपी की काय के अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट की गुहा के अंदर है वो छन करके आया है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया मूत्र निर्माण की प्रक्रियाओं के अंदर अपन ने पढ़ा कि परानिस्यंदन के अलावा 2 प्रक्रियाएं और है। ये 2 प्रक्रियाएं क्या करेगी, इस 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को क्या करेगी, अत्यधिक सांद्रित करने का काम करेगी, वहां से पानी निकालने की कोशिश करेगी और पर डे के हिसाब से लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास ला करके रख देगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लाला कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। घनश्याम कहीं का 180 लीटर पर डे। एक पॉइंट आता है कि इस GFR को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? GFR को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस GFR को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे JGA कहते हैं।
ये जेजीए क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। जेजीए का मतलब होता है जक्स्ता ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस लिखा हुआ है, ठीक है। ये जेजीए होता है जो जीएफआर को नियंत्रित करने का काम करता है। ये जेजीए, ये इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। जेजीए कहाँ पाया जाता है? जेजीए आपको कोई पूछे तो ये पाया जाता है डीसीटी के अंदर, ध्यान रखोगे डीसीटी में। कहाँ पाया जाता है? डीसीटी में पाया जाता है। डीसीटी और विभिन्न प्रकार के वृक्क नलिकाओं के अंदर ये पाया जाता है, जो जीएफआर की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के इसको बनाती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की जेजीए। इसको कितनी कोशिकाएं मिलकर बनाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती है। पहली है मैक्यूला डेंसा कोशिका, मैक्यूला डेंसा सेल। दूसरी है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल और तीसरी है लेसे सेल। ये तीनों मिलकर के इस जेजीए का निर्माण करती है। इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के अंदर निष्क्रिय रेनिन की कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निष्क्रिय रेनिन की कणिकाएं। जैसे ही जीएफआर की मान कम होता है वैसे ही ये निष्क्रिय रेनिन क्या करता है? सक्रिय होकर के इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस प्रकार से इसका है वो लगातार नियमन होता रहता है। इसके बारे में अपन को ज़्यादा डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे परानिस्यंदन के बाद में पुनरावशोषण की प्रक्रियाओं के बारे में। ये पुनरावशोषण की प्रक्रिया 180 लीटर पर डे के हिसाब से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बन रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, उसका है वो वापस पुनरावशोषण के द्वारा शरीर से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके रक्त के अंदर भेजना पुनरावशोषण होता है। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये चीज़ें आप है वो जितनी आज पढ़ाई है वो इतना पूरा पढ़ के रिवाइज कर लेना एक बार, ताकि है वो दूसरी प्रक्रिया अपना आसानी से पढ़ सकें। ए स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। बहुत बहुत आभार, थैंक यू।